हेलो स्टूडेंट, वेलकम योर चैनल DSE HI स्पेशल एजुकेशन फील्ड। ठीक है, तो आज आप सभी को पता है कि हम जो है अपने डी एड स्पेशल एजुकेशन HI फर्स्ट ईयर क्लास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के हमारे जो पेपर है करिकुलम स्ट्रेटजी एंड अडेप्टेशन फॉर अ चिल्ड्रन विद अ हियरिंग अपेयरमेंट। ठीक है, तो इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों को वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल आपका जो DSEHI है उसको जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको इसका 1 पार्ट जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो है इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को इसमें जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको कंटेंट के साथ जो है इसमें PPT PDF के साथ जो है आपको शो किया जाएगा, ताकि आपको अगर इसके रिलेटेड, क्योंकि बहुत बार आपके अभी जो क्वेश्चंस पेपर हो रहे हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की नॉलेज है तो आप क्वेश्चन पेपर को अच्छा फॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अभी हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लास्ट टाइम आया था कि प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट, के करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल बताओ। तो आपको पता है करिकुलम जो है हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है। कुरेरे इसका जो वर्ड था जिसका मतलब होता है रेस ऑफ कोर्स। ठीक है, एक दौड़ का मैदान जिसको कहा जाता है, जिसमें कि ये एक मार्गदर्शन की तरह कार्य करता है जिसको छात्र जो है वो फॉलो करते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो इसके जो है प्रिंसिपल जो है अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि लाइफ सेंटर्ड के जो हमारा करिकुलम है, आपको पता है कि हमारा करिकुलम जो भी बनाया जाता है किसी भी कोर्स के रिलेटेड वो लाइफ सेंटर्ड होता है और फॉरवर्ड द लुकिंग होता है। फॉरवर्ड लुकिंग के मतलब कि वो अपने फ्यूचर को देखते हुए, हमारे सभी के फ्यूचर को देखते हुए कि आगे किस चीज़ की ज़रूरत है उसको देखते हुए हमारा जो करिकुलम है वो फॉर्म किया जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड, आपको पता है कि जो अभी का करिकुलम है वो पहले क्या होता था, टीचर सेंटर्ड होता था कि शिक्षक जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो पढ़ाते थे। बट अभी का जो करिकुलम फ्रेम किया जाता है वो चाइल्ड सेंटर्ड को ध्यान में रखकर क्या है किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अ कम्युनिटी सेंटर। तो अभी जो है आपके समुदाय को भी केंद्रित किया जाता है कि समुदाय की क्या क्या नीड्स है, उनको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, अपने समाज को देखते हुए भी जो करिकुलम है वो फ्रेम किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ अ एक्टिविटी है, गतिविधि केंद्रित का जो सिद्धांत है, बच्चों जो है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उससे बच्चे को ज़्यादा अच्छे से सीखने को, उनको लर्निंग बाय डूइंग होती है, तो उसमें बच्चे जो है ज़्यादा आनंद से बच्चे जो है सीख सकते हैं। तो इसलिए एक्टिव सेंटर्डनेस जो है वो भी करिकुलम बनाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो आपको पता है सभी बच्चे जो है वो एक समाने नहीं होते, उन सभी के जो है अलग अलग प्रकार के जो है भेद पाए जाते हैं। जैसे कि कोई किसी की भाषा अलग प्रकार की होगा, कोई कल्चर अलग प्रकार का होगा, किसी की पृष्ठभूमि जो है वो अलग प्रकार की होगी। तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है आपका करिकुलम है वो फ्रेम किया जाता है, सभी बच्चों की इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ द कमीशन एंड ओमिशन, इसका क्या होता है कि हमें जब भी जो करिकुलम फ्रेम किया जाता है, आपको पता है करिकुलम जो है वो 5 साल की अवधि के बाद चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ नई टर्म्स जो है वो जनरेट होती रहती है, तो इसलिए जो है नई चीज़ों को उसमें ऐड ऑन करने के लिए, ओमिशन मतलब ऐड ऑन करने के लिए कुछ जो पुरानी चीज़ें ट्रेडिशनल चली आ रही है जिसका कि अभी आगे आने वाले जीवन में उसका यूज़ नहीं है, तो उन चीज़ों को काटा जाता है, उन चीज़ को छाँट कर जो है उसमें नई चीज़ें ऐड की जाती है। तो वो क्या आपका प्रिंसिपल ऑफ अ ओमिशन कमीशन एंड अ ओमिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अ यूटिलिटी ऑफ टाइम, तो बच्चों को यूटिलिटी ऑफ टाइम को भी ध्यान में रखकर जो है बच्चों को समय की उपयोगिता को ध्यान में रखकर हुए करिकुलम बनाया जाता है कि किस प्रकार से बच्चे जो है समय का सही प्रकार से यूज सीख सके, क्योंकि यही बच्चे जो है भविष्य में आगे आने वाले में यही जो है हमारे एक नागरिक हो गए। तो इसीलिए उनको इस प्रकार से करिकुलम दिया जाए ताकि जो अपने समय का सही उपयोग जो है कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अ रेलेवेंस एंड अ लॉजिकल डिटर्मिनेशन।
कि बच्चे की तार्किक सोच को उनको विकसित करने के लिए सभी जो आपके कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं आपके करिकुलम में, वो रेलेवेंस होते हैं और प्रिंसिपल ऑफ अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ बैलेंस। और जो भी करिकुलम बनाया जाता है, आपको पता है स्पोर्ट्स के द्वारा, वो फ्लेक्सिबल तरीके से कि बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए, अगर उसमें अडेप्टेशन का जो टर्म लाई है इसीलिए लाई गई है। अडेप्टेशन हो गया, उसकी अकोमोडेशन हो गया कि बच्चे को कुछ अकोमोडेट एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दी जानी चाहिए। अकोमोडेशन कहता है बच्चे को अडेप्ट करना चाहिए। अगर वर्ड्स कठिन है तो उनकी जगह समानार्थी शब्द, सिंपल वर्ड्स का यूज किया जाना चाहिए। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो उसके कंटेंट को मॉडिफाई भी किया जाना चाहिए, मतलब उसमें बदलाव भी आवश्यक है अगर बच्चों को वो चीज़ नहीं समझ में आ रही। तो ये जो है आपके सभी प्रिंसिपल है, होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसमें से आप कोई भी 4-5 जो है अपने 4 नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हो। इनको लिखने के बाद आप में साथ में 2-2 लाइनों को एक्सप्लेन भी करते जाना है कि इसलिए ये लाइफ सेंटर्ड क्यों है, ये फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, चाइल्ड सेंटर्ड क्यों है। ये सभी आपने साथ में 2 लाइनों में, 3 लाइनों में एक्सप्लेन करते जाना है, ताकि जो आपका क्वेश्चन है वो अच्छे से फॉर्म हो और जो आपका एग्जामिनर चेक करने वाला है वो आपको अच्छे मार्क्स दे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ प्री स्कूल करिकुलम, के जो आपकी प्री स्कूल करिकुलम है, प्री स्कूल क्या एज जो बच्चे की होती है, 3 से 5 वर्ष जब बच्चा स्कूल जाना जो है वो शुरू करता है तो उसको प्री स्कूल जो है करिकुलम कहते हैं। जब बच्चे की फाउंडेशन जो स्टेज बनती है, हमारे एनपी में सबसे पहली स्टेज आती है फाउंडेशन स्टेज। इसी में बच्चे को जो है खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, उनको गणित जो भाषा है, उनको बुनियादी कौशल जो है बच्चे के विकसित किए जाते हैं। उनकी प्री लेखन हो गया, ठीक है, प्री पठन हो गया, किस प्रकार से पूर्व पठन के बच्चे को पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, पढ़ने लिखने से पहले क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो सब बच्चे को ग्रास्प करने की, पेंसिल को कैसे पकड़ना है, किस प्रकार से उसको होल्ड करना है, वो सब जो है बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स जो है वो सिखाई जाती है। फिर बच्चे को रचनात्मक कलाएं, जैसे कि उनको कला, संगीत, नृत्य, नाटकी, खेल, इस प्रकार से बच्चे को जो है सिखाया जाता है। सांस्कृतिक जागरूकता सिखाई जाती है। ये सभी बच्चे की प्री स्कूल एक्टिविटी जो है बच्चे को एक स्कूल के लिए, उनकी फाउंडेशन तैयार करने के लिए, उनका जो नींव है, नींव तैयार करने के लिए जो है प्री स्कूल जो है वो अ, बनाया जाता है, ताकि जो बच्चे की नींव जो है स्ट्रांग होगी। ठीक है, नींव तैयार करने के लिए जे बच्चे को प्री स्कूल शिक्षा दी जाती है, जिससे बच्चे का जो है भविष्य जो है, पूरी बिल्डिंग जो है उसी ऊपर जो बनाई जानी है, इसलिए नींव जो है वो मजबूत की जाती है बच्चे को इन सभी चीज़ों के साथ। तो होप ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वीकनेस ऑफ लैंग्वेज बेस्ड अवेल्युएशन। तो आपको पता है कि जो अवेल्युएशन दिया गया है आपके पेपर में, एक है उसका लैंग्वेज बेस्ड, दूसरा है आपका नॉलेज बेस्ड। ठीक है, इनको भी आप याद रखोगे। अवेल्युएशन जो है एक ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसमें अलग अलग प्रकार का अवेल्युएशन किया जाता है। लिखा है कि जो भाषा आधारित मूल्यांकन है उसमें कुछ कमियां होती है। वीकनेस मतलब कि उसमें कुछ कमजोरियां पाई जाती है, जो कि इस प्रकार होती है। जैसे संस्कृति हमें भाषाई पूर्वग्रह, कि मतलब जो संस्कृति से रिलेटेड होगे, जो भाषाएं किसी से रिलेटेड होगे, जो कुछ बच्चे होंगे जैसे गैर भाषाई किसी स्टेट में, अदर स्टेट में जाकर पढ़ते हैं, तो उनके साथ हो सकता है कि पक्षपात किया जाए, कि जो उनकी भाषा लिखने वाले होते हैं उनको अच्छे मार्क्स दिए जाएँ, और का भेदभाव जो है वो कहीं भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर उनको जो है, जो बच्चे हैं वो नुकसान वहाँ झेल सकते हैं। तो जो है लैंग्वेज का एक सीमित दायरा माना जाता है। अगर हम उनका मौखिक और लिखित संचार कौशल को ही ध्यान में रखते हैं तो वो रचनात्मक इतना ज़्यादा नहीं माना जाता है। तो बच्चों को अगर हम, जो हमारा लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होता है वो एक पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, जिसमें कि बाकी एस्पेक्ट जो है वो नहीं देखे जाते। और इसमें अगर बच्चा औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से जाता है एग्जाम से पहले, तो बच्चे के एक डर का अभाव, तनाव रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से हम फॉर्म करेंगे। तो उसके कारण भी बच्चे का जो है वो सही तरीके से जो है अवेल्युएशन नहीं हो पाता, उसका मूल्यांकन जो है वो भी एक लैंग्वेज का एक वीकनेस, कमजोरी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे के विकासात्मक परिवर्तनशील, के बच्चे के जो है उसके विकासात्मक परिवर्तनशील के भाषा कौशल को एक व्यापक रूप से विभिन्नताएं हो सकती है, जिससे कि सभी उचित, जो कि उनके स्टैंडर्डाइज, जो मानकीकृत मापदंड है उसको निर्धारित करना वो चुनौतीपूर्वक बच्चों के लिए हो सकता है।
नेक्स्ट है भाषा कौशल पर अत्यधिक जोर, कि भाषा कौशल पर बहुत ज़्यादा जो है वो जोर दिया जाता है, जिसके कारण बच्चों के बाकी सभी जो विकासात्मक क्षेत्र है, जैसे उनका सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया, समस्या समाधान हो गया और क्षमताओं की अपेक्षा बाकी सभी को है जो इग्नोर किया जाता है। तो इसके लिए जो है इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है, बच्चों की सिर्फ भाषा नहीं बाकी सभी डोमेन से है वो भी उनके विकसित किए जाने चाहिए। इस प्रकार से आप लिमिटेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ अ यूडीएल करिकुलम, के यूडीएल करिकुलम जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ये आपका करिकुलम जो है सार्वभौमिक बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें कि आपको अलग अलग प्रकार के बच्चों के स्टाइल बताए गए हैं, जैसे कि वार्क, ठीक है, वार्क बताया गया है। वार्क की लर्नर होते हैं बच्चे, जैसे विजुअल कुछ देखकर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं, कुछ पढ़कर और लिखकर सीखते हैं और कुछ स्पर्श कर कर जो लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। इस प्रकार से यूडीएल ने बच्चों के लिए एक कंटेंट फॉर्म किस प्रकार से होना चाहिए, उनका मटेरियल किस प्रकार का होना चाहिए, उनका असेसमेंट किस प्रकार से की जानी चाहिए, ये अलग अलग प्रकार के जो है यूडीएल ने फॉर्म किया है और इसके जो है 3 मुख्य प्रिंसिपल दिए हैं। पहला क्या दिया है उन्होंने, मल्टीपल चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल चॉइस ऑफ द एक्सप्रेशन, उनको अलग अलग प्रकार से उनको प्रस्तुति प्रतिनिधित्वकरण का मौके मिलने चाहिए, उनको एक्सप्रेस करने अभिव्यक्त करने के अलग अलग चांस मिलने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल ऑफ द एंगेजमेंट, बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए भी अलग अलग प्रकार से तरीके जो है उनको दिए जाने चाहिए, कि ये नहीं एक स्ट्रिक्ट उनके लिए या रिजिड कुछ भी नहीं होना चाहिए। बच्चे की उनकी नीड को देखते हुए बच्चे को इस प्रकार से उनको छूट देनी है कि बच्चा जिस प्रकार से अपने कार्य को करना चाहता है उसके पास मल्टीपल वेज जो है वो देने जरूरी है, ये यूडीएल का कहना है। तो इसके हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंस क्या क्या है। यूडीएल कहता है कि हमें असेसिबिलिटी देनी है, कि किसी भी चीज की, जैसे कि दिव्यांग बच्चे हो गए उनके लिए जो है वो प्रतिनिधित्व अभिव्यक्त अपने तरीके से वो कर सके, उनको एक समान पहुंच देनी है कि सभी एक समान है, कोई पक्षपात जो है वो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। डाइवर्सिटी को सम्मान करना है, ये भी हमारा कहता है कि सीखने और ज्ञान की प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके जो है वो प्रदान करके छात्रों को विविध आवश्यकताएं और उनकी शक्तियों और रुचियों को संशोधित करना है। नेक्स्ट एंगेजमेंट, ये भी इसका प्रिंसिपल है, मल्टीपल तरीके से बच्चों को संलग्न करना है, उनको इन्वॉल्व करना है और उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर सामग्री के साथ बातचीत करके उनके विभिन्न तरीकों में से चुने जाने। एंगेजमेंट के जैसे बच्चे अगर क्या है उनको एक्टिविटी हम कोई करवा रहे हैं तो उनको भी साथ में इन्वॉल्व करना है, ताकि जो बच्चे जो है वो ज़्यादा सीख सके, ठीक है, उनको सहभागीदार बनाना है हर एक्टिविटी में। इससे बच्चे क्या है उनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा और खुद करके ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। इक्विटी, इक्विटी क्या होता है कि हमारी समानता, जैसे कि हमारी क्लास में सभी प्रकार के डिसेबल लगा लो बच्चे बैठे हैं, सामान्य बच्चे बैठे हैं, तो उनकी आवश्यकता कि अगर मान लो डेफ बच्चा क्लास में बैठा है तो उसकी आवश्यकता क्या है कि जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उनके साथ साइन लैंग्वेज की जानी चाहिए, इंटरप्रेटर होना चाहिए, तो वो उसकी आवश्यकता है। तो अगर उसकी आवश्यकता को पूरा किया जाता जा रहा है तो मतलब कि उसकी उसके साथ इक्विटी जो है वो एक समानता की जा रही है। मान लो कि इक्वल हम करते हैं, इसमें इक्वल और इक्विटी आता है। इक्वल क्या होता है हमारा, वो भी समान होता है। इक्वल के जैसे क्लास में सभी बच्चों को ऑरली सब टीचर पढ़ा रहा है, एक टीचर जो है सभी बच्चों को ऑरली पढ़ा रहा है, तो मतलब कि वो समान सभी के साथ बिहेव कर रहा है। तो बट जो हमारी इक्विटी कहती है कि बच्चे की नीड को देखकर हम अगर हम उनके साथ बिहेव करते हैं तो वो हमारी सही प्रकार से समानता मानी जाती है। समान ये नहीं है कि हमने सभी को एक ही टी शर्ट में सभी फिट नहीं हो सकते, सभी की नीड जो है अलग अलग हो सकती है। किसी को एल साइज आ सकता है बच्चे को, किसी को एक्सएल आ सकता है, किसी को एस आ सकता है। तो इस प्रकार से जिस बच्चे की नीड जो है उसी अकॉर्डिंग अगर हम शिक्षा दें तो बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो जूडीएल का इक्विटी जो है आपके एनपी 2020 में भी इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, लचीलापन, कि व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों को सक्षम करने के लिए जो है विभिन्न शैक्षणिक शैलियों को गति के आकार का अनुकूलन दिया है, कि विभिन्न विभिन्न प्रकार से बच्चे जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है अपने कंटेंट को उसको टीचर जो है मॉडिफाई करके उनको पढ़ा भी सकता है, बच्चे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। कोई रिजिड नहीं है कि ये टेस्ट जो है लिख कर ही होगा, मतलब कि लिख कर ही होगा। अगर बच्चा उस चीज़ को साइन लैंग्वेज में करना चाहता है तो उसकी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चे के साइन लैंग्वेज में टेस्ट जो है वो लिया जाना चाहिए। तो ये जो है हमारे यूडीएल की इम्पोर्टेंस
थी। होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था रिकमेंडेशन ऑन अ लैंग्वेज एज पर द एनपी 2020। तो एनपी 2020 में भी इसी प्रकार से इसके जो अध्यक्ष थे कस्तूरी रंजन थे, जिन्होंने जो है एक अध्यक्ष कमेटी बनाकर उसकी एक ब्यौरा तैयार किया जिसमें बताया गया कि इनमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताना है कि आपको पता है एनपी 2020 जो है अभी मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करती है कि बच्चे को सभी प्रकार की भाषाएं जो है वो सिखानी चाहिए। 3 लैंग्वेज फार्मूला भी इसमें यूज किया जाता है और मदर लैंग्वेज पर बहुत फोकस किया गया है कि बच्चा अगर मदर लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है तो उनको 5th क्लास से लेकर उनको 8th क्लास तक जो है उन्होंने दिया है कि 8th क्लास तक बच्चे को जो है उनकी मदर लैंग्वेज में ही शिक्षा जो है प्रदान की जा सकती है अगर पॉसिबल है। तो 5th तक तो मैंडेटरी है, बट अप टू जो है हम 8th क्लास तक करवा सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला भी जो कि कोठारी कमीशन में दिया गया है। इसमें भी क्षेत्रीय भाषा जैसे हमारी जो भी रीजनल भाषा है बोली जाती है उसको भी बढ़ावा देना है। हिंदी अंग्रेजी जो भी भाषा है उसको भी यूज करना है। नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबल एंड चॉइस होनी चाहिए। बच्चों के पास जो भाषा बच्चा चुनना चाहता है उसकी चॉइस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और विदेशी भाषा इंक्लूसिव और फॉरेन लैंग्वेज जो भी फॉरेन लैंग्वेजेस में यूज की जाती है, स्पेनिश हो गया आपकी, ठीक है, ये सभी जो भाषाएं जो यूज की जाती है, जापानीज हो गया, फ्रेंच हो गया, इनको भी बढ़ावा दिया गया है एनपी 2020 में। नेक्स्ट है हमारे संस्कृति पर जोर दिया गया, संस्कृत पर भी जोर दिया गया है कि संस्कृत भाषा भी बच्चों के लिए एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शनल रूप से। अगर बच्चे चाहते हैं कि हमें संस्कृत पढ़नी है तो उसको भी बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट हमारी जो है क्लासिकल एंड ट्राइबल लैंग्वेज। आपको पता है जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, जो शेर आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है जिसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, MOTTKS, ठीक है। इसका मतलब मलयालम है, उड़ीसा है, तमिल है, तेलुगु है एंड कन्नड़ है एंड संस्कृत है, ठीक है। मोटक्स, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। ये आपकी 6 जो आपकी संस्कृत लैंग्वेज है इनको भी बढ़ावा दिया है। और ट्राइबल लैंग्वेज जैसे कि आपकी सिंधी लैंग्वेज हो गया, ये जो आपकी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि एक ट्राइबल जनजातियों द्वारा बोली जाती है उनको भी बढ़ावा दिया गया है एनपी 2020 में। 2020 जो है वो प्रोत्साहन करने की बात करता है। और इसमें क्या होगा कि बच्चे जो है समावेशित को बढ़ावा मिलता है और बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो विकास होता है उसका बच्चे का। और बहुभाषा को में परंपरागत हो तो इसमें शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों की भी वृद्धि होती है। बच्चे जो है अलग अलग जगह जाकर अपने कार्य को कर सकते हैं, उनके लिए वोकेशनल अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा इसमें उनको मिल जाती है। तो इस प्रकार से एनपी 2020 ने जो है हमारी भाषा को डेवलप करने के लिए बात की है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। तो आपके जो करिकुलम अडेप्टेशन के लिए कौन सी तकनीकें जो है वो यूज की जाती है, जैसे कि पाठ्यचर्या को अनुकूल बनाने। करिकुलम को अडेप्ट क्या मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना। मान लो कि बच्चे को जो है कोई कंटेंट दिया गया है तो उसमें बहुत सारे जो वर्ड्स है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग जो है उनको वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें उनके जो उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके लेवल के अकॉर्डिंग के बच्चे का लेवल क्या है, हम जब भी क्लास में जाते हैं बच्चे का कंटेंट लेने के लिए हमें पहले बच्चे की एज, उनका लेवल, उनका बैकग्राउंड सब कुछ जो है पहले जांच किया जाना चाहिए। उसके बाद हम बच्चे के उनके अकॉर्डिंग जो हमने चीज़ें देखी हुई है उनके पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो भी कंटेंट है उसको अडेप्ट करते हैं कि ये वाले वर्ड जो है बच्चे को नहीं आते होंगे, जहाँ उस बच्चे को किस प्रकार से हम वो वाले वर्ड्स जो है दूसरे के साथ कनेक्ट करके उनके साथ समानार्थी शब्द बताते हुए उनको ये वाले शब्द देंगे, उनके विरोधी शब्द साथ में बता देंगे, उनको सिंपल वर्ड के माध्यम से उनको समझाने के लिए हम जो करते हैं उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। तो जब भी करिकुलम जो है आपका अडेप्टेशन किया जाता है तो उसकी क्या क्या तकनीकें हैं कि बच्चे को कठिनाई जहां आ रही है उसमें क्या करना है कि बच्चे को आत्मसात करने के लिए एक सिंपल और आसान भाषा में जो दिया जाता है, जिस सामग्री जो है हमें सरल बनाकर उनको आसान बनानी है ताकि जो बच्चा जो है उसको आत्मसात कर सके, ठीक है। और अनुकूल बनाने के लिए अलग अलग जैसे प्रिंट बड़ा कर देना है, जानकारी जो है संक्षिप्त छोटी कर देनी है, ठीक है। बहुत बड़ा कंटेंट है उसको शॉर्ट करना भी, ये भी एक करिकुलम अडेप्टेशन का पार्ट है। फिर छात्र को पढ़ने के लिए सत्र पर पूरक सामग्री प्रदान करनी है कि पूरी सामग्री जो है बच्चे को दी जानी है वो भी प्रदान की होनी चाहिए ताकि जो बच्चे के हैंड ऑन
हाथ में अगर बच्चे के नोट्स हो गए तो वो खुद उस चीज़ को, बुक को पढ़कर जो है उस चीज़ को समझ पाएगा। आउटपुट की अपेक्षा है गुणवत्ता पर, बच्चों की क्वालिटी पर जो है वो ज़्यादा देना है, ना कि मात्रा पर। मात्रा नहीं है कि हमने बच्चे को इतना पढ़ाना है, नहीं। जो भी पढ़ाना है शॉर्ट में पढ़ाना है, बट उसकी क्वालिटी गुणात्मक होनी चाहिए कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। और जो भी पारंपरिक जो हमारे शिक्षण का उपयोग करें और छात्रों को दूसरों की अवधारणा सूचना सिखाने में अवसर मिले, बच्चों को एक दूसरे के साथ पारस्परिक जो है बच्चे खुद जो चीज़ें उनको सीख सके, इस प्रकार से उनको इन्वायरमेंट देना है। मार्गदर्शकों परीक्षण करने के लिए भी नोट्स भी, प्रतिक्रिया जो नोट्स होते हैं वो भी बच्चे को प्रोवाइड करने चाहिए। फिर लिखित निर्देशन भी देने चाहिए, कंप्यूटर का उपयोग कर सके बच्चे, अपनी टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सके किसी भी नोट्स को लेने के लिए, वो सभी आप मार्गदर्शन के लिए भी होता है। तो बच्चे का जो भी अडेप्टेशन करना है वो इंडिविजुअल तौर पर व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। और लिखित गतिविधियों के लिए भी रूपरेखा प्रदान करनी है, और वैचारिक सत्र पर और पाठ का उद्देश्य होना चाहिए, और पाठ की संरचना और प्रारूप की समीक्षा जो है वो की जानी चाहिए। जो भी हमने पाठ पढ़ाया है बच्चे को उसका एक बार रिव्यू भी करना चाहिए कि जैसे ये जो हमने पाठ पढ़ाया है क्या सही पढ़ाया है, उसमें जो हमने कंटेंट जो शब्द जो है समानार्थी शब्द यूज किए क्या वो सही सूट कर रहे हैं। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम अडेप्टेशन जो है वो बच्चे के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें कि आपको बड़ा क्वेश्चन जो है आपको एक 8 मार्क्स का आता है और जो एक 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें आपका किंडरगार्टन जो है वो पिछली बार आ चुका है, मारियम मॉन्टेसरी भी आपको आ सकता है, आप जरूर इन दोनों को याद करके जाइएगा। किंडरगार्टन जो है आपको पता है फ्रॉबल के द्वारा जो है वो दिया। जो किंडर क्या होता है, किंडर जो है बच्चे को बोलते हैं, और गार्टन क्या होता है, बच्चे मतलब बगीचा। ठीक है, गार्टन बगीचा और किंडर क्या है, बच्चा। तो जो किंडर गार्टन है वो फ्रॉबल के द्वारा दिया गया है। इसको फ्रॉबल को किंडर गार्टन जो मेथड है उसके पिता भी कहा जाता है। और ये एक जर्मन के शिक्षक थे जिन्होंने क्या बोला था कि बच्चों का जो बगीचा है, कि किंडर गार्टन ने क्या बोला था, जो किंडर गार्टन है बच्चों का बगीचा है, जो कि और इशारा करता है कि उनके उद्देश्य बच्चों को बगीचे में रहने और आवश्यकताएं जो है उनको प्राप्त करना है। ठीक है, उनकी अवधारणाएं जो है उनको स्थापन करना है। इसमें क्या होता है कि जो टीचर है, टीचर किसका रोल अदा करता है, माली का। ठीक है, टीचर एज अ माली है, और बच्चों को एक प्रकार से सींचा जाता है, एक पौधे की तरह सींचना है। ये जो है इसमें कहा जाता है शैक्षिक, जो आपको पता है शिक्षक क्या है, एक माली की तरह यूज किया जाता है। शिक्षक को माली के रूप में उनकी देखभाल करता है, और केंद्र को पाठ्यक्रम आमतौर पर कौशल, उनकी दक्षताएं एक विस्तृत श्रृंखला पर केंद्रित होता है, जिसमें कि भाषा विकास करना। इन्होंने जो है सामाजिक पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। ये पोइम्स को जो है उनको पढ़ाते नहीं थे, पोइम को गीत की तरह जैसे सुनाते थे, कहानी को स्टोरी की तरह नहीं, कहानी को भी वो एक गीत के माध्यम से और उनको इशारों के माध्यम से जो है वो रिप्रेजेंट करते थे, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फिर उनको गणितिक सोच, वैज्ञानिक सोच, शारीरिक विकास जो है बच्चे का डेवलप करने के लिए इन्होंने ये सब किया था। भावनात्मक विकास, गणितिक सोच, वैज्ञानिक जांच, शारीरिक विकास, ये सब शामिल है। किंडरगार्टन पाठ्यक्रम को खेल और अन्वेषण के माध्यम से सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ व्यवहार और आकर्षक बनाया गया है, और शिक्षक छात्रों के भविष्य की शैक्षणिक सफलता के लिए आवश्यकता नींव बनाने में मदद करने के लिए पूरे समूह पाठ में छोटे समूह की गतिविधियां और व्यक्तिगत कार्य सहमत विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न जो शैक्षणिक विधियां दी जाती हैं उन सभी का नेचुरल मेथड हो गया, आपका स्ट्रक्चर मेथड हो गया, मिक्स्ड मेथड हो गया, वो सभी का बच्चे को एमआर मेथड हो गया, तो वो सभी शैक्षणिक विधियां जो यूज की जाती है बच्चे को पढ़ाने के लिए, उनका प्रयोग करके बच्चों के लिए मैथ के लिए अलग गतिविधियां होती है, भाषा के लिए अलग गतिविधियां, जो आपकी शैक्षणिक विधियां होती है उन सभी का यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, आपके करेक्टरिस्टिक्स जो दी गई है किंडरगार्टन मेथड की, सेल्फ एक्टिविटी बच्चे खुद करके सीखे, क्रिएटिवनेस होके बच्चे की जो है वो एक नवीनता आनी चाहिए हर कार्य में, और सोशल पार्टिसिपेशन बच्चे जो है सोशल पार्टिसिपेशन के साथ ज़्यादा सीखते हैं। तो जो मेन फीचर्स क्या है, फ्रॉबल किंडरगार्टन परिकल्पना एक ऐसे स्थान पर है जहां बच्चे स्वतंत्रता का आनंद ले सकें और खेल गतिविधियों
कर सके। ठीक है, फ्रॉबल किंडरगार्टन में ना तो किताबें थी और ना ही कोई निश्चित शैक्षणिक व्यवस्था थी। मतलब इसमें कोई किताब यूज नहीं करते थे, बच्चे खेल खेल के माध्यम से बच्चे जो है वो सीखते थे। इसमें के कार्य उनकी जो प्रशिक्षण गीतों इशारों के निर्माण के माध्यम से जो है आयोजित किया जाता था। उदाहरण के लिए जैसे कहानी पढ़ाई जाती थी तो उनके लिए एक गीत के रूप में पढ़ाया जाता था और इशारों के माध्यम से जो है वो पूरी स्टोरी को प्रस्तुत किया जाता है। और ब्लॉक जहाँ मिट्टी जहाँ ड्राइंग का उपयोग करके उनको चित्रित भी किया जाता है। जो भी स्टोरी बनाते थे उसको चित्र भी साथ साथ में मिट्टी पर करते थे, जहाँ उसकी ड्राइंग बनाते थे। इस प्रकार से बच्चे की जो है क्यूरियोसिटी, उनका कॉग्निशन लेवल बहुत अच्छा, रचनात्मकता होती थी। सामाजिक और सहयोग कोलैबोरेशन जो है उनका बढ़ाने में मदद करता था ये वाला आपका जो मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें किंडरगार्टन जो है उसका मुख्य विशेषता थी कि गतिविधियों के साथ आत्म एक्टिविटी, के बच्चे सेल्फ एक्टिविटी कर सके, रचनात्मक क्रिएटिव बन सके, और सामाजिक जो भागीदारी सोशल पार्टिसिपेशन एंड चाइल्ड सेंटर्ड था, और जो फ्रीडम पर फोकस करता था, स्वतंत्रता पर, और जो सीखने की प्रक्रिया में खेल और नाटकों की भूमिका पर ज्यादा फोकस किया है उन्होंने बच्चे को सिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारा इसमें ही दिया था कि हाउ टू करिकुलम डिफरेंट फ्रॉम द मॉन्टेसरी। जी आपको पता है मारिया मॉन्टेसरी ने दिया गया है। और इसमें क्या होता है, बच्चे जो है सेंसस की मदद से, जो सेंसरी आपका मॉन्टेसरी मेथड है, इन्होंने ज़्यादा सेंसस पर फोकस किया है। और ये एक चाइल्ड सेंटर्ड होता था कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग जो है मारिया मॉन्टेसरी ने बच्चे को शिक्षा देने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या था, कि जबकि जो आपका किंडरगार्टन था ये एक परंपरागत था। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल था जिसमें प्रत्येक मतलब बच्चे जो है शिक्षक द्वारा निर्धारित एक मार्ग को अनुसरण करते थे। जो आपका उनके द्वारा जो दिया गया था किंडरगार्टन फ्रॉबल के द्वारा, उसमें एक शिक्षक जी एक टीचर सेंटर लगा लो, कि जो आपका किंडरगार्टन था वो टीचर सेंटर था, कि टीचर जो जो मार्ग बताता था बच्चे को, बच्चे क्या करते थे उसका अनुसरण करते थे। बट जो मारिया मॉन्टेसरी मेथड है वो चाइल्ड सेंटर्ड था। किस प्रकार से, कि बच्चे की वो क्या करते थे, अवलोकन करते थे, बच्चों की ऑब्जर्वेशन करते थे, और बच्चे की रुचियों और उनके अनुसरण को, के बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक उनके इंडिविजुअल रूप से एक जो क्या करते थे प्लान तैयार करते थे उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो इस प्रकार से उनका करिकुलम जो है मारिया मॉन्टेसरी मेथड में बनाया जाता था। बट किंडरगार्टन में जिस प्रकार से टीचर बनाता था, टीचर सेंटर था, उसी प्रकार से बच्चों को उनको अनुसरण करना होता था। ठीक है, ये आपका एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा, कि जो मारिया मॉन्टेसरी है वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल पर फोकस करती थी, जबकि ये जो आपका ये किंडरगार्टन मेथड है वो सोशल पर, कोलैबोरेशन पर, के सभी के साथ एक साथ मिक्स होकर बच्चों को सामाजिक पर ज्यादा बल देता है आपका किंडरगार्टन। तो ये व्यक्तिगत है, बाल नृत्य के बच्चे खुद उस चीज को सीखे, और एजुकेशनल जो है वोकेशनल है उस पर फोकस करते थे। और जो फ्रोबल है वो संचरित खेल पर करते थे, और उनकी गतिविधियां सामाजिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान देते थे। ठीक है, जो आपकी मॉन्टेसरी मेथड है उसमें स्कूल में छात्रों को सीखने के केंद्र में होता था। मतलब ये चाइल्ड सेंटर था और शिक्षा केवल उनका मार्ग करने के लिए होती थी। तो जो शिक्षक है वो केवल फैसिलिटेटर की तरह कार्य करती थी। इसमें जो टीचर था वो एक फैसिलिटेटर की तरह कार्य करता था, बच्चे उसको फॉलो नहीं करते थे। शिक्षक सिर्फ बच्चे जो कर रहे होते थे उसको गाइड करते थे। ठीक है, बच्चों को गाइड करने के लिए शिक्षक का यूज किया जाता था एज अ फैसिलिटेटर। बट उसमें क्या था हमारा किंडरगार्टन में, कि टीचर जो कहता था बच्चे सेम उसको फॉलो करते थे और कॉपी करते थे। ठीक है, और ये शिक्षक के सीखने की प्रक्रिया के केंद्रित होता था। जो आपका दूसरा वाला था परंपरागत, वो क्या था, शिक्षक केंद्र था। जैसे मैंने आपको बताया ये टीचर सेंटर था, और वह जो क्या करते थे उनको सीखने के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है वो पहले से तैयार होती थी। टीचर ने अपने आप एक प्लान बनाया होता था बच्चे को ये सिखाना है, और बच्चे जो है उसी प्रकार से सीखते थे। बट मारिया मॉन्टेसरी मेथड में क्या किया जाता था, कि बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा क्या क्या करता है, उसका क्या क्या रुचि है, क्या क्या इंटरेस्ट है, फिर उनकी आवश्यकताएं और उनकी रुचियों के आधार पर जो है उनका एक प्लान है वो तैयार किया जाता था। तो ये इसमें डिफरेंस है। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप इस चीज़ को लाइक भी करो और शेयर भी करो, ताकि जो आपके बाकी सभी फ्रेंड के साथ भी पहुंच जाए। अगर आपको ये और इसकी फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप DSE जो आपका
HI है, इसको आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको इसके रिलेटेड जो और भी सभी आपका चैनल है जो खुल जाएगा, और बाकी सभी जो वीडियो इसमें डली हुई है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेल्युएशन, के अवेल्युएशन का जो आपका कॉन्सेप्ट है और उसका एलेबोरेट द प्रेजेंट प्रैक्टिस इन अवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्पेशल स्कूल्स। आपको पता मूल्यांकन जो है एक बहुत बड़े लेवल का जो अभी निकाला गया था, जिसमें कि आपका CCE आता है। ठीक है, CCE जहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, कभी बार आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सेकेंड ईयर में ये आती है, ये आप याद रखेंगे, इस बार भी आपको पूछी जा सकती है। इसमें क्या है, मूल्यांकन एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जिनकी उपलब्धियों का आकलन करने के लिए हम उसकी प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करता है, और ये समय समय पर सीखने की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कार्यक्रम के भीतर एक अंतर्निहित होता है। कि मतलब जो आपका एवेल्युएशन किया जाता है वो समय समय पर आपके सीखने के कि कितना आपको आ गया है, कितना आपका बाकी है, कौन से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कौन से नहीं है। तो इस प्रकार से आपका जो है एवेल्युएशन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो CCE आया था उसमें क्या होता था, इसमें दो प्रकार के इसको बांटा जाता था, स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्ट। जब भी आपके पेपर में आता है आप पहले CCE लिखोगे, फिर उसको इस प्रकार से बनाओगे ताकि जो आपका पेपर प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छी जाए। फिर इसको इस प्रकार से हम आगे बांटेंगे। इसको दो प्रकार से जो बांटा गया है उसमें भी आपको आगे जो है वो कौन से आते हैं, आपका पहला आता है कोर करिकुलम, एक आता है फिर आपका को करिकुलम। कोर करिकुलम क्या होता है कि जिसमें आपका मेन होता है, इसमें मुख्य जो आपके सब्जेक्ट लगा लो, भाषा लगा लो, जो कि आपकी मैंडेटरी है उनको करना होता है। जैसे फर्स्ट टू आप फिफ्थ लगा लो, 10th तक लगा लो, बच्चों की भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, भाषा एक सब्जेक्ट की तरह यूज होती है। ठीक है, भाषा लैंग्वेज होती है, सब्जेक्ट होते हैं मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर। तो ये उनके कोर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ को करिकुलम क्या होता है, जो सह संबंधित होता है, जैसे उनको वर्क एक्सपीरियंस कोई दिया जाता है और उनको आर्ट क्राफ्ट सिखाया जाता है। फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। जो उनकी प्रैक्टिकल एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटी होती है तो वो भी हमारे स्कॉलिस्टिक का भाग मानी जाती है। तो ये क्या है, हमारी कोर है और ये हमारी को करिकुलम है, इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट हमारी जो है को स्कॉलिस्टिक, ये तो हमारा स्कॉलिस्टिक मतलब होता है आपका एकेडमिक लेवल पर क्या आपका लेवल है। अभी जो आपका एवेल्युएशन आया है वो कहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए उनका जो है आपका एवेल्युएशन भी होना चाहिए। कि बच्चे का फिजिकल विकास होना चाहिए, कॉग्निटिव विकास होना चाहिए, इमोशनल विकास होना चाहिए, सोशल विकास होना चाहिए, उनका मेंटल विकास होना चाहिए। तो वो सभी के डेवलपमेंट के लिए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, सर्वांगीण विकास की विकास बात करता है। तो यही आपका जो स्कॉलिस्टिक नॉन स्कॉलिस्ट हो गया, इसको को स्कॉलिस्टिक भी बोलते हैं। तो ये इसकी वकालत करते हैं। आपका कॉल स्कॉलिस्टिक में आता है लाइफ स्किल, बच्चे को लाइफ स्किल भी सिखाई जाती है जिसमें इमोशनल, उनके थिंकिंग, सोशल स्किल। फिर हेल्थ जो होती है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में जैसे कुछ बच्चे NCC रखते हैं, योगा करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो वो उनकी एडवांस लेवल की जो होती है को स्कॉलिस्टिक वो भी उनको सिखाई जाती है। बच्चे जो है क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। ये तो आपका एकेडमिक लेवल के साथ चलता है। ठीक है, स्कूल में जब बच्चे करते हैं तो वो साथ में चलता है। कुछ जो को स्कॉलिस्टिक होता है, कुछ बच्चे जो है एक्स्ट्रा चीजें भी लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा लगा लो कि ट्यूशन के अकॉर्डिंग जो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो लिए जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस और है तो उसके और जो है उनको बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा पार्टिसिपेशन अचीवमेंट, क्रिएटिव साइंटिस्ट बच्चे को अलग अलग तरीके से मॉडल बनाते हैं। ठीक है, और उन्हें डिबेट में होगा, कोई भी आपका रोल प्ले होगा, कोई भी आपके स्कूल में कोई फंक्शंस होता है तो उसमें बच्चे को पार्टिसिपेशन करवाया जाता है। फिर एटीट्यूड वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीचर के साथ किस प्रकार से बिहेव करता है बच्चा, उनकी स्टूडेंट के साथ कैसा है, पीयर के साथ कैसा है, स्कूल में प्रॉपर्टी के साथ वो किस प्रकार का बिहेवियर करता है, उनका प्रोग्राम के दौरान वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। तो ये सभी भी है बच्चे को, ये सब चीजें जो है ये भी ध्यान में रखकर हुए बच्चे का अवेल्युएशन जो है किया जाता है। जब भी बच्चे का वैल्यूएशन किया जाता है, पहले क्या था हमारा सिर्फ बच्चे की शैक्षणिक चीजों को ही देखा जाता था कि सिर्फ उनके मार्क्स के कितने आए हैं, कि 90% मार्क्स है तो बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है 99 है तो और भी अच्छा है, तो इनको पहले देखा जाता था।
तो अभी क्या है, उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम भी कर दिया है कि बच्चे के ग्रेड के अकॉर्डिंग। दूसरा उन्होंने कर दिया कि बच्चे के सभी एस्पेक्ट को देखना है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए किसी का एवेल्युएशन नहीं करना। तो ये इसी के ऊपर जो है निर्भर था कि जो आपका सीसीई आया था कि बच्चे का कंटिन्यू, कि एक तो सतत, इसको बोलते हैं सतत व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए। तो तभी बच्चे को जो है एक जजमेंट, ये नहीं है कि हाँ आपने सिर्फ कोर करिकुलम में देखकर बच्चे की जज कर दिया कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बट बच्चे के बाकी एस्पेक्ट हो सकता है कि वो बाकी एक्टिविटीज में ना इतना अच्छा हो, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जो है बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो एक सब्जेक्ट में या एक किसी अकेडमिक लेवल में हो सकता है, बाकी एस्पेक्ट को भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो आपका स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक जो है वो आया था। नेक्स्ट है कि जो प्रेजेंट आपकी प्रैक्टिस है वो स्पेशल स्कूल में किस प्रकार से है। आपको पता है स्पेशल स्कूल में भी डायग्नोस असेसमेंट किया जाता है बच्चे की प्रॉब्लम को देखने के लिए कि कहाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट में लैक आ रहा है। फिर उनका इंडिविजुअल, अगर उनको डायग्नोस किया है तो फिर उनको आईपी दिया जाता है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान दिया जाता है। बच्चे को कंटिन्यू एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया जाता है। ऑल्टरनेटिव, बच्चे को ऑप्शन के आधार पर अडेप्टिव असेसमेंट किया जाता है। बिहेवियर और इमोशनल असेसमेंट किया जाता है। ये मैंने आपको यहाँ हिंदी में भी दे दिए ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल ना आए। कुछ जो है व्यूअर्स हैं वो हिंदी वाले हैं, तो उनको हिंदी में भी समझ में आ जाए। तो ये बच्चों के विकास के लिए जो है स्पेशल स्कूल्स में भी असेसमेंट का बहुत बड़ा योगदान दिया है। विशेष स्कूल में लक्ष्य व्यापक और व्यक्तिगत प्रभावी स्कूल प्रक्रिया प्रदान करता है। और CWSI चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए समग्र विकास और सीखने को समर्थन करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे जो है आपके टाइप्स दिए गए हैं फिर यूनिट में, 3 यूनिट में, जिसमें कि असेसमेंट की टाइप्स या एवेल्युएशन की टाइप्स अगर आपको पूछो तो आप यही देंगे, फॉर्मेटिव, समेटिव। इसमें और भी होते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट असेसमेंट हो गया, और भी बहुत प्रकार से हैं। तो अगर आपको ये 2 आपके पेपर में दिए आपके सिलेबस में दिए गए हैं तो आप इनको याद रखोगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है, जब क्लास में शिक्षक आता है, किसी भी प्रकार का आपका सरप्राइज टेस्ट हो गया, शिक्षक आपको पूछ सकता है कि हाँ आपने हमने कल क्या पढ़ा था बताओ, तो वो उस प्रकार से तब शिक्षक जो है आपको असेस कर रहा होता है। तो ये इम्प्रूव। और जो आपका समेटिव क्या होता है, एंड ऑफ द टर्म, कि जब आपका सेशन पूरा हो गया, मान लो कि आपका 6 सेम पूरा हो गया, जब आपका ईयर पूरा हो गया, तो ये लास्ट में जो होता है वो क्या है, आपका एंड ऑफ द टर्म के लास्ट में, अंत में जो होता है वो हमारा समेटिव होता है। इसमें आप याद रखना जो आपका सम कर देते हैं, तो पूरा सम टोटल हो गया तो वो क्या आपका एंड एंड में होता है, तो वो समेटिव होता है। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव में इम्प्रूवेबल होता है कि आप उसमें सुधार किया जा सकता है, इसमें सुधार जो है वो पॉसिबल है। बट इसमें सुधार पॉसिबल नहीं है, इसमें क्या होता है, आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है, आपका रिजल्ट आता है जिसमें कि आपका पास फेल। अगर मान लो आपने क्लास के दौरान वो क्वेश्चन गलत बताया है तो शिक्षक क्या करेगा, आपको जहाँ जो फॉर्मेटिव में आपको बता सकेगा कि नहीं जी आपने गलत बताया है, इस प्रकार से ही सही है, तो वहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगर आपका एग्जाम के दौरान अगर आपने गलत कर दिया तो वो आपका सीधा रिजल्ट ही आता है, ठीक है, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबल होता है। फॉर्मेटिव क्या है, हमारा फ्लेक्सिबल है कि हम उस चीज़ को किसी भी तरीके से बच्चों के अकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं। अगर बच्चा डेफ है, साइन लैंग्वेज से ले सकते हैं। अगर बच्चा लिख कर देना चाहता है, हम लिख कर ले सकते हैं। रिटर्न देना चाहता है, रिटर्न दे सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से बच्चे के अकॉर्डिंग जो हम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और किसी भी समय लिया जा सकता है। इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं होती है। इसमें क्या है, हमारा रिजिड होता है। रिजिड किस प्रकार से, कठोर माना जाता है कि आपको एक एग्जाम के टाइम जो है आपको डेट शीट दे दी जाती है, इतने टाइम पर आना है। अगर टाइम से आप लेट हो जाते हो तो आपको पता है क्लास में एंटर नहीं करने दिया जाता। तो इस प्रकार से जो हमारे समेटिव असेसमेंट में बहुत सारे रूल्स जो है वो कठोर माने जाते हैं, ठीक है। इसमें रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखा जाता है कि हमें इतने बजे पहुंचना है, यही सेंटर में हमारा एग्जाम होना है। तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है कि हमारा समेटिव असेसमेंट वहाँ हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में मल्टीपल वेज होते हैं। मल्टीपल वेज मान लो
किस्म का आपके क्वेश्चन के माध्यम से ले सकता है शिक्षक, आपको क्विज करवा सकता है, डिस्कशन क्लास में करवा सकता है, और भी अलग अलग आपके नाटक के माध्यम से बच्चा क्या कर रहा है उसके बिहेवियर को अवलोकन कर कर भी शिक्षक क्या है उनकी असेसमेंट कर सकता है। तो क्योंकि ये फॉर्मेटिव है कि बच्चे की किसी भी प्रकार से असेसमेंट किया जा सकता है। बट समेटिव में क्या है, आपका पेपर पेंसिल टेस्ट ही होता है, जैसे कि आप पेपर में लिख कर आते हो, पेपर पेन टेस्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर इसको पेपर पेन टेस्ट बोलते हैं, पेपर पेन टेस्ट। ठीक है, पेपर पेन पेपर पेंसिल टेस्ट कि आपको लिखकर और जो है वही टेस्ट दोगे तो ही आपका जो है वो समेटिव असेसमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका कॉन्सेप्ट था। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नेक्स्ट ईयर भी सेकेंड ईयर में भी ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जाता है। और जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का भाग जो होता है 40% जो है इसका माना जाता है और 60% जो है आपका भाग इसका माना जाता है। और ये जो है आपका साल में 4 बार होता है और ये आपका साल में 2 बार होता है। तो ये इस प्रकार से जो है आपका फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को मिलाकर आपका जो है वो टोटल ओवरऑल जो है अवेल्युएशन किया जाता है। थैंक यू सो मच। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी एचआई के रिलेटेड या किसी भी और क्वेश्चन के रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, इनके कमेंट बॉक्स में जाकर, यूट्यूब का चैनल है DSCHI, इसके कमेंट बॉक्स में जाकर जो है आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, ठीक है, आपके एग्जाम के दौरान भी बहुत हेल्पफुल करेगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।